आपातकाल के नाम पर लोकतंत्र को किस कदर कुचला गया, किस तरह से प्रेस की आवाज़ को खामोश कर दिया गया, इस सब से हम वाकिफ़ हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और इतिहास के झरोखे में आज हम आपको एक ऐसी ही घटना से रूबरू कराएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपातकाल के दौर में इंदिरा सरकार ने अपने विरोधियों की आवाज़ को दबाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए। कुछ को जेल में डाल दिया और कुछ को ऐसा प्रताड़ित किया कि जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। ऐसी ही एक कहानी है मशहूर कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी की। एक ऐसी अभिनेत्री जिसका आपातकाल के दौरान सीधा कसूर कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे कांग्रेस की नज़र में चढ़ने वाले राजनेता से दोस्ती करना महंगा पड़ा। आपातकाल के समय स्नेहलता पर कांग्रेस ने बेहिसाब अत्याचार केवल इसलिए किए क्योंकि वह बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की दोस्त थीं। 2 मई 1976 को स्नेहलता को डायनामाइट केस में शामिल होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन डायनामाइट केस क्या था, इस बारे में हम आपको बाद में तफसील से बताएंगे। बहरहाल अभी हम आपको स्नेहलता के बारे में बताएंगे कि किस तरह से बेंगलुरु जेल में कैद कर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। 1976 का आपातकाल वही दौर था जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों के कारण जेल में डाल दिए गए थे और बाद में लाल कृष्ण आडवाणी भी उनके साथ रखे गए थे। भारतीय जनसंघ के इन 2 दिग्गज नेताओं की बगल वाली कोठरी में ही रखी गई थीं कन्नड़ की मशहूर अदाकारा स्नेहलता रेड्डी। स्नेहलता पर आरोप लगाया गया था कि वो डायनामाइट से दिल्ली के संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को धमाका कर उड़ाना चाहती थीं। स्नेहलता पर आईपीसी की धारा 120 ए के तहत आरोप लगाए गए थे। हालांकि बाद में इनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन मीसा के तहत स्नेहलता की कैद जारी रही। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा वही एक्ट है जिसके तहत आपातकाल में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हुईं। इसी के तहत 8 माह तक स्नेहलता को दिल दहला देने वाली यातनाएं दी गईं। शुरुआत में जब अभिनेत्री को जेल में बंद किया गया तो वह एक ऐसी कोठरी थी जिसमें बामुश्किल एक व्यक्ति ही रह सकता था। अब आप सोचिए, एक ऐसी मशहूर अभिनेत्री जिसने अपनी कला के चलते अनेकों पुरस्कार जीते हों और ऐशो आराम का जीवन जीती हों, उन्हें बिना कोई गलती बताए या बिना कोई सवाल किए एक ऐसी कोठरी में रखा गया जिसमें एक पेशाब घर भी नहीं था, बल्कि इसके लिए कोने में एक छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाज़ा लगा हुआ था। स्नेहलता कन्नड़ की मशहूर अभिनेत्री थीं, लेकिन उन्होंने जेल में कई रातें फर्श पर सोकर गुजारी। इस बीच उनके परिवार के साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं, इसका उन्हें कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि न तो कोई उनसे मिलने आ पाया था और न ही उनके बारे में कहीं से किसी को कुछ पता चल पाया था। कुछ समय बाद स्नेहलता के परिवार को मालूम हुआ कि उनको किस जेल में बंद किया गया है। पूरे 8 माह तक एक फेक केस में स्नेहलता को असीम प्रताड़नाएं दी जाती रहीं। जेल में उनकी बगल वाली कोठरी में बंद किए गए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में आपातकाल के जब अपने अनुभवों को उन्होंने साझा किया तो बताया कि कारावास के समय उन्हें कई रातों तक किसी महिला के चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी। बाद में पता चला कि वह कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता की चीखें थीं। दोनों नेताओं के अलावा मधु दंडवते, जो कि उस समय उसी बेंगलुरु जेल में थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि उन्हें रात के सन्नाटे में स्नेहलता की चीखती हुई आवाज़ें सुनाई देती थीं। जेल में लिखी हुई एक छोटी सी डायरी में स्नेहलता ने अपनी आप बीती लिखी और वो कहती हैं, जैसे ही एक महिला अंदर आती है उसे बाकी सभी के सामने नग्न कर दिया जाता है।
जब किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाई जाती है तो उसे पर्याप्त सज़ा दी जाती है, लेकिन क्या मानव शरीर को भी अपमानित किया जाना चाहिए? इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है? इंसान के जीवन का क्या मकसद है? क्या हमारा मकसद जीवन मूल्यों को और बेहतर बनाना नहीं है? इंसान का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, उसे मानवता को आगे बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। अंतहीन प्रताड़नाओं को झेलने के बाद भी स्नेहलता टूटी नहीं, बल्कि उन्होंने अन्य कैदियों का भी मनोबल बढ़ाया और वहां पर रहकर उन्होंने भूख हड़ताल की। नतीजन जिन महिलाओं को जेल में बुरी तरह पीटा जाता था, उसमें वहां बड़ी संख्या में कमी आई। बाद में कैदियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार किया गया। स्नेहलता अस्थमा की मरीज थी, बावजूद इसके उन्हें घोर यातनाएं दी जाती थीं और तो और जेल में उन्हें निरंतर उपचार भी नहीं दिया जाता था। यह बातें स्वयं स्नेहलता ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समक्ष रखी थी। जेल में मिलने वाली क्रूर यातनाओं ने स्नेहलता को बेहद कमज़ोर कर दिया था और उनकी हालत अब गंभीर हो चली थी। इसके बाद उन्हें 15 जनवरी 1977 को पैरोल पर रिहा कर दिया गया और रिहाई के 5 दिन बाद ही 20 जनवरी को हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो आज इतिहास के झरोखे में बस इतना ही। अगली बार हम आपको कई और रोचक घटनाओं के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।